हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज जो मैंने अभी पढ़ा रही थी तो उसमें से मैंने सोचा कि आपको जो एलिजाबेथन एज है उनके बेसिकली उनके एमसीक्यूज कराऊं। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा, भाई ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो लेट मी टेल यू जो है आजकल क्या चीजें हैं। देखिए, अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो वैसे तो ये हमेशा ही कहा जाता है, यूपी टीजीटी या पीजीटी दोनों में से किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप राइटर दिया हुआ है, जैसे विलियम शेक्सपियर है, तो विलियम शेक्सपियर अगर आप पढ़ रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर के साथ ही आपको और क्या पढ़ने की आवश्यकता है? तो आप सोचो कि भाई विलियम शेक्सपियर पढ़ लो। खैर, जिस हद दर्जे का बेवकूफाना पेपर इस बार आया था वो छोड़ दो। लेकिन अगर विलियम शेक्सपियर है तो क्या आप सिर्फ विलियम शेक्सपियर पढ़ोगे? उसमें एक सिलेबस में ये भी तो लिखा हुआ है ना कि लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। तो बात क्या होता है कि जब आपको विलियम शेक्सपियर पढ़ना है तो सबसे पहले इनके राइटर के बारे में ये पढ़ना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होता है वो जानना जरूरी होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अलावा मतलब ये कि विलियम शेक्सपियर कौन सी एज को बिलोंग करते थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसमें जो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी राइटर्स के अलावा, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज़ करा रही हूँ तो मुझे ये तो बताना पड़ता है ना भाई मैं काहे को करा रही हूँ। बावली थोड़ी ना हूँ मैं। कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं। कंटेम्प्रेरी राइटर्स के अलावा इसमें अगर आपका यहाँ पर है कि कौन-कौन सी लिटरेरी टर्म्स हैं। तो जब लोग पढ़ते हैं ना तो वो एक से दूसरी चीज़ को जोड़ के नहीं पढ़ते। अब लिटरेरी टर्म्स हैं। अब अगर आप सिर्फ विलियम शेक्सपियर पढ़ लोगे तो विलियम शेक्सपियर ने अगर जो है, अब अगर उनका जो जितने भी वर्क्स हैं, अगर उन्होंने सोनेट लिखा तो ये भी तो पूछा जा सकता है ना भाई, सोनेट को इंग्लैंड में कौन लेकर आया था? अगर वो ये पूछा, अगर उन्होंने जो है वो 7 लाइन स्टैंजा यूज करा तो क्या ये नहीं पूछा जा सकता कि ये जो 7 लाइन स्टैंजा है जिसे राइम रॉयल भी कहा जाता है, वो विलियम शेक्सपियर से पहले किसने यूज करा था और कौन से वर्क में यूज करा था? भाई ये तो लिटरेरी फॉर्म है ना। उसके साथ ही अगर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कई सारे जो है अपक्रिफा जो बताया था आपको, तो अपक्रिफा के अगर आपने ये वर्ड्स हैं, अब कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज पूछी नहीं जा सकती, ठीक है। तो अपोक्रिफा की कोई कौन सी चीज जो है वो विलियम शेक्सपियर के नाम पर। अब विलियम शेक्सपियर कौन से एज को बिलोंग करते थे? अब ऐसे ही जैसे अभी जो उसमें आया जेही लेक्चरर में आया कि भाई रेनेसांस वर्ड जो है सबसे पहले किसने यूज करा। तो अगर रेनेसांस के बारे में हम बात कर रहे हैं, एलिजाबेथन एज के बारे में बात कर रहे हैं, और जो है हमने अगर ये पूछा कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कंटेम्प्रेरी राइटर्स है, यूनिवर्सिटी विट्स है, तो भाई ये सारी चीजें एक राइटर से जुड़ती हुई। अब ये नहीं, अब हमको क्या करना है ना, हमको एज अ होल जो ये चीजें करनी पड़ती है। मैं शुरू से जब भी पढ़ाती हूँ मैं ये चीजें पढ़ाती हूँ। हाँ, ये चीज है कि वो आलतू फालतू की चीजें नहीं हो पाई थी, और लेकिन इनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो आपको सब पढ़नी चाहिए कि भई ब्रिटिश में भी ब्रिटिश लिटरेचर है तो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें। इसीलिए ही मैं ये हिस्ट्री करा रही हूँ। मेरा रीज़न यही है कराने का कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जब वो करने बैठे तो उनको ये पता हो कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, और जहाँ भी पढ़ें तो कम से कम ये पता हो कि हम सही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा होता है कि भाई यूट्यूब पर तो दिखा दिया, लेकिन रियल में कोई ना पढ़ाए। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे आप हमसे पढ़े, मुझसे पढ़े या ना पढ़े। लेकिन हाँ, ये है कि अब बिना हिस्ट्री के काम नहीं चलेगा, और वो ज़रूरी है क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलते। चाहे आपका पेपर 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, लेकिन ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है जी? तो इसीलिए ही मैंने अब आपको, जैसे अब विलियम शेक्सपियर, अब हमारा नेक्स्ट जो राइटर है वो जॉन मिल्टन है। तो जॉन मिल्टन है तो हम जैकोबियन पीरियड भी पढ़ेंगे, कैरोलिन पीरियड भी पढ़ेंगे, रेस्टोरेशन भी पीरियड भी पढ़ेंगे, चाहे उसको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब रोमांटिक पे चले तो नियो क्लासिकल छोड़ नहीं देंगे। नियो क्लासिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएंगे रोमांटिक पे आएंगे। अब रोमांटिक के बाद हमारे गोल्सवर्दी जी हैं, तो गोल्सवर्दी जी को मॉडर्न ही नहीं पढ़ लेंगे, हमें विक्टोरियन भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मॉडर्न भी पढ़ेंगे, मॉडर्न के बाद जो है लिटरेचर बिटवीन वॉर्स भी पढ़ेंगे, और जो मॉडर्न लिटरेचर में जो अभी कंटेम्प्रेरी जो ट्रेंड्स हैं वो भी देखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी, बिना इसके काम नहीं चलेगा। नौकरी लेना अब बड़ा ही एक है कि काम जो है वो पढ़ लिख के करना पड़ता है। इस वाले पेपर को तो खैर मैं किसी उसमें नहीं ले रही हूँ। तो हिस्टोरिकल देखिए, अब आप अगर मेरी बात को ध्यान से समझें
तो हिस्टोरिकल एंड जनरल फीचर्स हैं। एडमंड स्पेंसर है, अर्ली पोएट्स एंड सोनेटियर्स, सिडनी ड्राइडन, इसमें 50 एमसीक्यूज लिए हैं मैंने। तो विद द हेल्प ऑफ मतलब मैं कोशिश करूंगी कि इसको जो है मैं आप लोगों को अब अच्छे से समझा पाऊं कि क्या है क्या चीज है, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से आराम से जो है इसे करें। ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देख के मुझे बताना कि आप लोगों को कितना जो है ये समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच टू डोमिनेटिंग historical features summarize the Elizabethan period: revolution and restoration, settlement and expansion, poverty and civil war, classical revival and industrialization. Which two dominating historical features? तो भाई सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया और आपने समझ लिया, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत जरूरी होता है। भाई देखो, एलिजाबेथन पीरियड में सेटलमेंट एंड एक्सपेंशन था। सेटलमेंट एंड एक्सपेंशन था कि पहले अपना एक जो इंग्लिश चर्च है उसे सेटल कर दें, और एक्सपेंशन का मतलब होता है कि कॉलोनीज को बसाना। और जैसे विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है द टेम्पेस्ट, उसको कहते भी हैं कि वो अगर उसको पढ़ो तो कॉलोनियल स्टडी के उसमें वो पढ़ो। शेक्सपियर से प्रभावित होकर ब्राउनिंग ने लिखा भी है कि जो कैलिबन अपॉन सेट बॉस लिखा, तो वो कॉलोनियलिज्म को उसमें सही जस्टिफाई करते हुए वो प्ले जो है वो लिखा गया है। तो वो जो प्ले है, आप अगर उसको आप समझेंगे तो सेटलमेंट एंड एक्सपेंशन था कि सेटलमेंट पहले जो है वॉर्स खत्म हुए, स्पेनिश अमेडा, उसके बाद जो है अपना एक चर्च का सेटलमेंट करना, और एक्सपेंशन अपनी कॉलोनीज जो है बसाना, जिसे कॉलोनाइजेशन जो है वो कहा जाता है। इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, तभी तो जब इंग्लैंड के लोग छोड़कर गए तो उसके बाद के जो राइटर्स ने लिखा उसे पोस्ट कॉलोनियल कहा जाता है। इंग्लैंड के लोग जब जिसने भी जिस पर हमला मतलब कब्जा कर रखा। हु क्रोनिकल्ड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द ग्रेट एलिजाबेथन वॉइसर्स? रेनेसांस एज के दौरान, एलिजाबेथन एज के दौरान विभिन्न जगह पर लोग जाते थे, घूमते थे, और उन एक्सपीरियंसेस को अपनी बुक्स में लिखते थे और उनके बारे में बताया करते थे। इससे रीजन यही था, ये बताने का कि दुनिया जो है वो कुएं के मेंढक बने रहने में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, दैट इज बी, रिचर्ड याकुट, हाकुट। और इनकी कौन सी बुक है, इसका वो है, जैसे अभी क्वेश्चन एक आ गया, उसमें कहीं से भी ईट कहीं का रोड़ा जो है वो हो गया था। तो उसमें क्वेश्चन था कि भाई इंडियन लिटरेचर में पहली बुक जो है वो कौन सी थी जो इंडियन राइटर के द्वारा पब्लिश की गई थी। तो वो शेखदीन मोहम्मद की है। इसी तरीके से रिचर्ड हाकिट ने लिखी है, ये एक जोग्राफर थे, और इन्होंने, इनका मॉन्यूमेंटल वर्क है द प्रिंसिपल नेविगेशंस, वॉइसेस, ट्रैफिक्स एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन। द प्रिंसिपल नेविगेशंस, मैं इसको शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, द प्रिंसिपल नेविगेशंस, ये इनका वर्क है, द प्रिंसिपल नेविगेशंस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the new classicism of the Elizabethan age? What was the new classicism of the Elizabethan age? What was the new classicism of the Elizabethan age? New classicism क्या था? देखिए, जो new classicism था, that was a rejection of Greek and Latin, an ardent revival in the study of Greek and Latin, the birth of an English novel, a return. देखो भाई, क्लासिसिज्म का मतलब ही क्या था? वैसे जो एलिजाबेथन राइटर्स थे, अगर आपको याद है कि ये लोग जो थे ना, अब ये भी पता होना चाहिए, एलिजाबेथन राइटर्स जो है वो ग्रीक राइटर्स से प्रभावित नहीं थे, वो रोमन राइटर्स से प्रभावित थे। ट्रेजेडीज किससे प्रभावित होकर लिखी? सेनेका से प्रभावित होकर। कॉमेडीज किससे प्रभावित होकर लिखी? प्लॉटस से और टेरेंस से प्रभावित होकर लिखी। तो एन आर्डेंट रिवाइवल इन द स्टडी ऑफ ग्रीक एंड लैटिन। तो ये है कि रेनेसांस जो है उसने रिवाइव लैटिन, जो न्यू क्लासिसिज्म है, refers to the intense newfound passion for original Greek text। और एक ये भी समझ लीजिए, इसके बारे में भी आपको बताती हूँ, ये जो न्यू क्लासिसिज्म है, ये जो टर्म है, क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये बनाए हैं हमने, अगर आप ये किताब आप लेना चाहें, एडवर्ड एल्बर्ट की किताब है, एडवर्ड एल्बर्ट की किताब है, बहुत अच्छी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। और मेरे ख्याल से वही है किताब, उसका नाम, लेट मी
शो यू नहीं, शो तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास भी पीडीएफ फॉर्म में है वो। आप चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में भी दे सकते हैं। एडवर्ड अल्बर्ट की है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसी में से ये क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए हुए हैं। एन आर्डेंट रिवाइवल इन द स्टडी ऑफ ग्रीक, इसको न्यू क्लासिसिज्म के बारे में आपको बताती हूँ। जो ब्रॉडर रेनेसांस था दैट रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन ग्रीक एंड लैटिन, लेकिन जो न्यू क्लासिसिज्म था, न्यू क्लासिसिज्म जो है ये इट वाज अ न्यू फाउंड पैशन फॉर क्लासिकल ग्रीक। तो ये उसका आंसर है आपका बी। हाउ इज द एलिजाबेथन एज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस इन इंग्लिश हिस्ट्री? अगर एलिजाबेथन एज को डिस्क्राइब करना हो इंग्लिश हिस्ट्री में तो वो क्या है? द एज ऑफ प्रोज, द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट रोमांटिक इपो, द एरा ऑफ करेक्टली मेजर्ड कपलेट्स, द डिक्लाइन ऑफ द ड्रामा। तो भैया सबसे बड़ी बात है कि सेकंड जो रेनेसांस माना जाता है वो रोमांटिक एज को माना जाता है। ये वो एज थी जिस समय सारे बंधन टूट गए थे, लोगों को बहुत मजे आने लगे थे, उन्हें पता चला था कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, है ना। और एक 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 फिलॉसफी भी है ना, कार्pe diem फिलॉसफी, कि ना जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो वही फिलॉसफी को लोग अपनाने लगे थे। आज मेरा चश्मा जो है वो थोड़ा दिखने में मुझे ब्लर्ड हो रहा है। Which 1579 book was a prominent anti-dramatic work of the period? Anti-dramatic work of the period. Apology for Poetry, School of Abuse, Euphues या द स्टील ग्लास। तो भाई आपको मैं यहाँ पर ये बताऊं, स्टीफन गॉसन ने 1579 में एक बुक लिखी थी स्कूल ऑफ अब्यूज, जिसमें उन्होंने ये कहा था, ये एक एक्चुअली ये स्कूल ऑफ अब्यूज क्या था? स्कूल ऑफ अब्यूज, अब आप अगर क्रिटिसिज्म इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अपॉलजी फॉर पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म। स्कूल ऑफ अब्यूज क्या था? इट वाज अ प्यूरिटेनिकल, एक प्यूरिटेनिकल जो है, मुझे पता है अभी मेरे ये जो लेक्चर से इतना नहीं चलेंगे, बट जैसे वैकेंसी आएगी और लोग पढ़ना शुरू करेंगे और कोई भी और एग्जाम होगा तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्यूरिटेनिकल पैम्फलेट जो है ये था, और इसमें उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया था, ड्रामा को क्रिटिसाइज किया था, एक्टर्स को, प्ले राइट्स को, उन्होंने कहा था कि जो पोइट्री है और जो थिएटर्स हैं ये लोग इमोरलिटी को लेकर आते हैं, दे प्रमोट इमोरलिटी। और इसको जो है, इसको इस चीज के जो जवाब दिया था सर फिलिप सिडनी ने दिया था अपॉलजी फॉर पोइट्री से। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। उसके बाद ये हैं एडमंड स्पेंसर के, 6 से लेकर 10 तक एडमंड स्पेंसर के क्वेश्चन है। स्पेंसर का शेफर्ड्स कैलेंडर अगर आपने नाम सुना हो, स्पेंसर जो है, आप केवल ये मत समझिएगा कि स्पेंसर को पढ़ के हमें क्या करना है। एलिजाबेथन एज के मेजर राइटर हैं स्पेंसर का। जो अब जो भी व्यक्ति स्पेंसर, भाई स्पेंसर जी ने फेरी क्वीन तो लिखा ही लिखा है। फेरी क्वीन में उन्होंने एक नया जो है वो स्टेंजा फॉर्म दिया है, 9 लाइन स्टेंजा दिया है, जिसकी जो लास्ट लाइन है वो अलेक्जेंड्रीन है। स्पेंसर जी ने शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा, स्पेंसर ने सोनेट सीरीज लिखी। तो ये सारी, भाई अब अगर आप सोनेट पढ़ रहे हो और आपको शेफर्ड, आप अगर एपिक पढ़ रहे हो और आपको स्पेंसर नहीं पता, अगर आप एक्लॉग पढ़ रहे हो और आपको शेफर्ड्स कैलेंडर नहीं पता, तो ये तो लिटरेरी टर्म्स है ना, तो ये पता तो होने चाहिए। स्पेंसर का शेफर्ड्स कैलेंडर है 1579 में आया। इसमें कितने एक्लॉग्स हैं? एक्लॉग्स का मतलब ये जानो कि एक्लॉग्स का मतलब होता है, ये देखो लॉग जो लिया ना, डायलॉग। और डायलॉग किसके बीच में? डायलॉग होते हैं जो रूरल जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में, जो जो रेस्ट्रिक्ट कैरेक्टर्स है। तो इसमें 12 एक्लॉग्स हैं, हर महीने का एक, हर महीने का एक। Which character in the political allegory of the fairy queen represents Mary Queen of Scots? अब अगर आप मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, भाई देखो क्वीन एलिजाबेथ जब रानी बन गई थी ना, तो उन्हें अपनी, उनकी जो बड़ी बहन मरी थी जिनका नाम मैरी था, वो तो जो है उसे तो ब्लडी मैरी कहा जाता है। शी वॉज अ स्टांच, वो एक बहुत ही ज्यादा एक ऑर्थोडॉक्स कैथलिक थी। और व्हेन शी ascended the throne, she ordered all the Protestants to be killed। तो इन्हें तो ब्लडी मैरी कहा जाता है। जब क्वीन एलिजाबेथ, उनके मृत्यु के बाद क्वीन एलिजाबेथ जब रानी बनी, तो उनके ब्रदर इन लॉ ने, क्वीन मतलब मैरी के हस्बैंड ने क्वीन एलिजाबेथ को कहा, बी माई क्वीन, मुझसे शादी कर लो। तो उन्होंने मना कर दिया। अब इस बात से उनकी ईगो हर्ट हो गई थी कि उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ से शादी नहीं करी।
खैर क्वीन एलिजाबेथ को बहुत समय लग गया था खुद को ये प्रूव करने में कि शी इज द रियल सेवियर ऑफ इंग्लैंड। खैर वो है। अब यहाँ पर भी जो है ना क्वीन एलिजाबेथ की मुसीबतें कोई कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कई जगह पे औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हो ही जाती है। यहाँ एक मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स थी, शी वांटेड टू बी द अल्टीमेट किंग, सॉरी क्वीन। वो क्वीन बनना चाहती थी, तो वो कैद करा रखा था, मगर वहां से भी कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स जो है बाद में क्वीन एलिजाबेथ ने मतलब वहां क्वीन को मरवाने के प्लॉट जो है जेल से भी रचती रहती थी। तो खैर थक हार के क्वीन एलिजाबेथ को उनको सजाए मौत देनी पड़ी थी। और ये सोचिए आयरॉनिकल ये है कि उन्हीं का बेटा जो है वो बाद में इंग्लैंड का राजा बना। तो मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स जो है उनको, भाई ये जो है ना, ये फेरी क्वीन जो है ना, ये एक एलिगरी है। अब आप लिटरेट टर्म में एलिगरी पढ़ते हो। अब एलिगरी अगर आप पढ़ते हो तो आपको एलिगरी में ही पता होना चाहिए कि उसका सरफेस मीनिंग अलग होता है, उसका रियल मीनिंग अलग होता है। फेरी क्वीन में ग्लोरियाना के रूप में क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया गया है, और मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट जो कि रानी के बिल्कुल अगेंस्ट थी, इसमें जो है वो उसको किस रूप में दिखाया गया है, ऊना ब्रिटोमार्ट, डुएसा या ग्लोरियाना। ग्लोरियाना तो क्वीन एलिजाबेथ है, तो ये तो आपको पता ही है। एंड दैट इज डुएसा। स्पेंसर की डुएसा जो है वो फॉल्सहुड को दिखाती है, तो मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स और रोमन कैथोलिक चर्च को। और ऊना ट्रुथ है, ग्लोरियाना जो है वो दैट इज क्वीन एलिजाबेथ। तो यह है डुएसा। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द स्पेंसेरियन स्टैंजा कंक्लूड्स विद विच टाइप ऑफ लाइन। अब देखो स्पेंसेरियन स्टैंजा, इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। स्पेंसेरियन स्टैंजा जो होता है वो 9 लाइन का स्टैंजा होता है। ठीक है, 9 लाइन का स्टैंजा होता है। किसने कौन सी पोएम में यूज करा ये भी पता होना चाहिए। अब स्पेंसर 9 लाइन का स्टैंजा फेरी क्वीन में उन्होंने यूज किया। शुरू की जो 8 लाइंस होती हैं वो उसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी कि 10 सिलेबल होते हैं। लेकिन जो लास्ट लाइन होती है उसमें क्या होता है, अलोंग फाइनल लाइन अलेक्जेंड्रीन होती है। तो अलोंग फाइनल लाइन अलेक्जेंड्रीन होती है, यानी कि 12 सिलेबल्स, 12 सिलेबल्स जो हैं वो इसमें होते हैं। अलेक्जेंड्रीन कहते हैं इसको, या हेक्सामीटर कहा जाता है, और अनराइम्ड नहीं होता। विच वर्क वॉज रिटन बाय स्पेंसर टू सेलिब्रेट हिज ओन मैरिज। जब स्पेंसर की दूसरी शादी हुई, पहली शादी में तो वो इतना खुश नहीं हुए थे, अब हुए भी होंगे तो हमें पता नहीं है, लेकिन दूसरी शादी जो है उनकी जिंदगी में एलिजाबेथ बहुत मायने रखती थी। दूसरी शादी उनकी एलिजाबेथ बॉल से हुई, तो उन्होंने लिखा था एपिथेलेमियन। दैट इज एपिथेलेमियन। ये फेमस ओड है जो उन्होंने लिखा था, अपनी खुद की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा था। प्रोथेलमिन, जो ये प्रोथेलमियन है ये भी है वेडिंग सॉन्ग वो, लेकिन ये उन्होंने खुद के लिए नहीं लिखा था। दैट वाज फॉर द वेडिंग ऑफ द अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर्स डॉटर्स। तो उन्होंने लिखा था एपिथेलेमियन या वेडिंग सॉन्ग। ये एक ओड है, एपिथेलेमियन अपनी शादी के लिए लिखा था। What archaic word form did Spencer use for blind in the Fairy Queen? ये बीच में से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आर्केक फॉर्म यूज करी गई है वो है दैट इज ब्लेंड। ब्लेंड। और उन्होंने ना जानबूझ के एक इस तरीके की लैंग्वेज यूज करी टू गिव एन आर्केक, एक टोन देने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन के बाद अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को अपना, अगर जो लोग भाई, हाँ ये रहा। देखिए, मैं आपको बहुत लंबा वंबा ऐड नहीं करती हूँ, वैसे तो बीच नीचे एक पट्टी चली रही है। हमारा जो क्लासेस हैं वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद यही है कि वैकेंसी जो है वो जल्द ही आएगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो स्पीड थोड़ी धीमी रहेगी। थोड़ी धीमी का भी मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ ही ना कराया जाए, लेकिन जो क्लास स्टार्ट हो जाएगी 7 जुलाई से। देखो कितना समय मिलता है कितना नहीं। और इसके लिए सारा जो है वो मैंने पूरा कुछ
सब कुछ जो है, जो नोट्स चले आ रहे हैं, सब कुछ मैंने रिवाइज किया है। अब इसमें मैं अलग-अलग जो है वो बैचेस हैं, आपको करना क्या है कि आपको ऐप डाउनलोड करना है और उसमें कंटेंट के जो स्टोर में आपको वहाँ जाके देखना है। इवन कुछ क्लासेस जो हैं उसमें डली हुई भी हैं तो वो क्लासेस इसकी नहीं है, कोई स्टार्ट नहीं है, लेकिन वो ये दिखाने के लिए कि भाई लाइव क्लास किस तरीके की होती है। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग-अलग जो हैं वो बैचेस हैं, जैसे कि कोई सिर्फ ग्रामर का है, कोई लिटरेचर का है और आपको सारी चीज़ उसमें दिख जाएगी। ठीक है जी? तो जैसे कि यहाँ पर ये यूपी टीजीटी का है, अभी 500 रुपीज़ ऑफ भी चल रहा है, जो 500 रुपीज़ का कूपन लगा के आप जो है वो उसको उसमें जैसे 3500 का है तो 3000 का मिल जाएगा, नोट सारे पीडीएफ फॉर्म में है। और इसी तरीके से यूपी टीजीटी पीजीटी का भी है, इसमें लिटरेचर प्लस ग्रामर भी है। ये आपका भी 7 का है, लेकिन 500 रुपीज़ का ऑफ जो है वो इसमें भी चल रहा है, तो आप लोग आकर ये सारे बैचेस देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप इससे कंटेंट सेक्शन में कम से कम ये तो देख ही सकते हैं कि कैसा है, क्या है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि भई इसमें क्लासेस जो हैं, जो पड़ी हुई हैं, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच की है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की है, तो इफ यू लाइक दोज क्लासेस तो भी अच्छी बात है। हु इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म टू इंग्लैंड? इंग्लैंड में सोनेट कौन लेकर आया था? इंग्लैंड में सोनेट लेकर आए थे, देखिए इंग्लैंड में सोनेट, अब ये देखो सोनेट है, सोनेट होता है 14 लाइन की पोएम होती है, कहाँ से चला? इटली से, गियाकोमो दा लैंटिनी ने, फिर उसको फेमस किसने बनाया? पेट्रियार्क ने फेमस बनाया। इंग्लैंड में कौन लेकर आए? सर थॉमस याट लेकर आए। लेकिन उसको इंग्लिश सोनेट किसने बनाया? हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे। लेकिन फेमस किसके नाम से हुआ? विलियम शेक्सपियर के। तो सर थॉमस याट। फिर उसके बाद है द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, वो मैंने अभी आपको बताया, द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे। देखो पहले जो पेट्रियार्कन सोनेट था, वहाँ पेट्रियार्कन सोनेट का होता है वो ऑक्टेव और सेस्टेट में होता है, तो उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, कहीं पर सी डी सी भी है। तो ये हो गया आपका ऑक्टेव और ये हो गया आपका सेस्टेट। ठीक है, अब ये तो हो गया पेट्रियार्कल। और जो इंग्लिश होता है ना, उसमें होता है 3 क्वार्टरन्स होते हैं, ए बी, सी डी, ई एफ, जी। ये होता है इंग्लिश, ये 3 क्वार्टरन्स और एक कपलेट होता है। तो इसको जो शेक्सपियरियन सोनेट बनाने का श्रेय जो जाता है वो तो शेक्सपियर को ही जाता है, मगर इसे इंग्लिश सोनेट बनाया किसने? हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे ने। Which poet was beheaded for treason shortly after his blank verse translation of Virgil was written? आपको पता है ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी क्योंकि पंचायत है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हेनरी हावर्ड किस तरीके से। देखिए हेनरी हावर्ड, सोचिए अर्ल ऑफ सरे या हेनरी हावर्ड, उनको 19 जनवरी को 1547 एट द एज ऑफ 30 ही वाज beheaded। कौन? हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे। हेनरी हावर्ड या अर्ल ऑफ सरे ही वाज beheaded। ठीक है, एक केवल एक वही नहीं थे जिनको beheaded कराया गया था। और किसके द्वारा? सबसे ज्यादा औरतें मरवाने वाला आदमी, सबसे ज्यादा लोगों को ट्रेजन पे मारा, दैट वाज हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ, he was a courtier, soldier, poet। उनके ऊपर आरोप क्या लगा कि उन्होंने धोखाधड़ी करी है। he was accused of treason।
उनको लगा हेनरी एट को कि ही वांटेड टू यूसर्प द थ्रोन, तो उनके ऊपर ट्रेजन का आरोप लगाकर ही वाज बी हेडेड। सोचिए, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनका क्या दुखद अंत होता है। ऐसे ही धोखा मतलब इनफिडेलिटी के उनको हेनरी एट को ये लगता था कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे प्रति वफादार नहीं है, क्वीन एलिजाबेथ की मदर। तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी को भी जो है मरवा दिया था, और उनको शक था कि उनका जो है वो सर थॉमस याट के साथ अफेयर रहा है। Tottle's Miscellany is significant because it contained the first published poem of Yatt and Surrey. Tottle Miscellany, Tottle is the name of the publisher, और वो बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि याट एंड सरे के जो सॉनेट्स हैं वो उसमें पब्लिश हुए थे, और रिचर्ड टॉटल इज द नेम ऑफ द पब्लिशर। ऑफिशियल सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स है, ये फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी है, फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी है इंग्लिश पोएम्स की, और इसमें याट एंड सरे की पोएम्स हैं। Which 1563 work by Thomas Sackville was major influence on Spenser's Faerie Queen. Sackville's थॉमस सैकविले का एक बहुत ही फेमस वर्क है, एक मिनट मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी इस क्वेश्चन के बारे में, देन विल मूव फॉरवर्ड। थॉमस सैकविले का एक बहुत फेमस वर्क है अ मिरर फॉर मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। इसके बारे में बताती हूँ आपको। 1563 का एक वर्क है थॉमस सैकविले का अ मिरर फॉर मजिस्ट्रेट, इसकी स्पेलिंग तो अलग है, मैं तो जो इस समय स्पेलिंग है वही लिख रही हूँ, अ मिरर फॉर मजिस्ट्रेट्स, ठीक है जी। एक बहुत ही फेमस वर्क है, किसका है? सैकविले का, थॉमस सैकविल का। और सैकविले ने एक मेजर स्ट्रक्चरल एंड थीमेटिक प्रेसिडेंट दिया है दो की वर्क से। कौन सा? द इंडक्शन एंड कंप्लेंट ऑफ हेनरी ड्यूक ऑफ बकिंगम। सैकविले ने मिरर फॉर मजिस्ट्रेट में पॉपुलराइज करे थे, बहुत सारे एलिगोरिकल पर्सोनिफिकेशंस दिए थे, सॉरो, डेथ, वॉर और मेलंकलिक एटमॉस्फेयर दिया था। सेम यही चीज जो है उन्होंने यूज करी है स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन में। तो यहाँ से जो उनका बहुत ही फेमस वर्क है दैट इज द इंडक्शन। तो ये है सैकविले का वर्क, मिरर फॉर मजिस्ट्रेट एंड द इंडक्शन। Sir Philip Sidney's sonnet sequence Astrophel and Stella was dedicated to Queen Elizabeth, Lady Penelope Roche, Mary Queen of Scots, his wife Frances। भैया जब सर फिलिप सिडनी ने ना ये सोनेट सीरीज इनकी पहली मतलब मानी जाती है सोनेट सीरीज है, 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। और ये जो है उन्होंने जिससे वो प्यार करते थे मगर शादी कर नहीं पाए, वो है लेडी पेनिलोपी, जिससे प्यार किया मगर शादी नहीं करा, एंड ही वाज अ ट्रू जेंटलमैन, ही कुडंट मैरी दैट वुमन। सिडनी की एस्ट्रोफेल एंड स्टेला का जो मीनिंग है ना, वो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, स्टेला इज स्टार, एस्ट्रोफेल इज लवर ऑफ स्टार, तो स्टार लवर। और ये वो बहुत, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट सीक्वेंस है, 108 सोनेट्स हैं, 11 सॉन्ग्स हैं, एंड ही डेडिकेटेड दिस सोनेट सीक्वेंस टू द लव ऑफ हिज लाइफ, दैट इज लेडी पेनेलोप। Which prose work by Sidney defends poetry as an art that instructs by pleasing। देखिए एक आया था, मैंने भी बताया आपका, फिलिप गॉसन का था
कि स्कूल ऑफ अब्यूजेस, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अभी बताया था प्यूरिटनिकल पैम्फलेट था जिसमें उन्होंने कहा था कि पोइट्री हो या थिएटर हो, ये दोनों ही चीजें लोगों को इमोरलिटी की तरफ जो है धकेलती हैं। तो फिर सिडनी ने कहा था अपॉलजी फॉर पोइट्री, दिस इज बेसिकली अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसमें उन्होंने कहा था कि द जो वर्क है इंस्ट्रक्ट्स बाय प्लीजिंग। माइकल ड्रेटन्स पॉली ऑल्बियन इट्स अ लॉन्ग टीडियस, बहुत ही लंबी थकाऊ पोयम है। और ये पॉली ऑल्बियन, एक पता है इसमें कितनी लाइंस है? माइकल ड्रेटन्स की पॉली ऑल्बियन जो है उसमें 15,000 लाइंस हैं। देयर आर 15,000 लाइन। ये एक टोपोग्राफिकल पोयम है। सोचिए, टोपोग्राफिकल पोयम जो कंट्रीज और मैप्स के बारे में बात करती रहती है। हे भगवान, मैप्स आउट द कंट्री, ये क्या बताती है? कंट्री, रिवर्स, फाउंटेन्स, लोकल लेजेंड्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। भगवान जाने कौन पढ़ता है ऐसी पोयम्स, पढ़नी चाहिए वैसे। द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंग्लैंड, तो ये 15,000 लाइंस की पोयम है। Who wrote the 1602 defense of rhyme in response to attacks on the use of rhyme in English? तो ये है, that is Samuel Daniel, that is Samuel Daniel। सैमुअल डेनियल ने ये ट्रीटाइज लिखा था डिफेंस ऑफ राइम। सैमुअल डेनियल का वर्क है डिफेंस ऑफ राइम, दैट इज डिफरेंट। तो ये सारी चीजें अभी आपको लगता होगा कि अरे हमको पढ़ने की जरूरत क्या, मगर जरूरत तो होती है। इंग्लिश राइम्ड वर्ड्स अगेंस्ट क्लासिकल प्यूरिस्ट। Thomas Campion's chief claim to fame lies in his। थॉमस कैंपियन एक पोएट भी थे, एक कंपोजर भी थे, ठीक है। उन्होंने एक लिखी है बुक्स ऑफ एयर्स। बुक्स ऑफ एयर्स जो है उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने बेस्ट एग्जांपल है एलिजाबेथ ल्यूटिस्ट पोइट्री के। तो यहां पर है अट्रैक्टिव लिरिक्स सेट टू म्यूजिक। द आंसर इज सी, अट्रैक्टिव लिरिक्स सेट टू म्यूजिक। ये हुआ 20 क्वेश्चन। द यूनिवर्सिटी विट्स, अब ये कुछ क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी विट्स पे। द यूनिवर्सिटी विट्स वर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच टू यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी विट्स, ये नाम तो भाई इन्होंने खुद को नहीं दिया था, और लेकिन ये जो एक इंटेलेक्चुअल्स थे जो कौन सी दो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, एंड दैट इज बी लंदन एंड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। लंदन है, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। Which member of the university wits represent the writer of real comedy? George Peele, Robert Greene, John Lilly या Thomas Kidd? किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है। रोमांटिक कॉमेडी का रॉबर्ट ग्रीन को कहा जाता है, और रियल कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, रियल कॉमेडी है, एंड दैट इज जॉन लिली। दैट इज जॉन कैम्पासे या एंडीमियन लिखी ने, रोमांटिक कॉमेडी का ग्राउंड वर्क करा इन्होंने, तो दैट इज जॉन लिली। रोमांटिक कॉमेडी है रॉबर्ट ग्रीन। Which play by Robert Greene is considered his best for its representation of Elizabethan life? Alphonsus, King of Aragon, Orlando, Friar Bacon and Friar Bungay या जेम्स द फोर्थ? ये है इसका सी। ये मैजिकल प्लॉट बताता है इन्वॉल्विंग अ ब्रास टॉकिंग हेड विद अ चार्मिंग रियलिस्टिक लव स्टोरी सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड। तो ये मैंने आपको बताया भी था, रोमांटिक कॉमेडी जो है वो रॉबर्ट ग्रीन का है, दैट इज फ्रायर बेकन। नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर इज इंपॉर्टेंट। थॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये एक क्या, इससे क्या डेवलप होता है? द नॉवल। ये अनफॉर्चुनेट ट्रेवल एक पिकारस्क नॉवल, यानी कि जो एक द एडवेंचर्स ऑफ अ रोग, एक ठग की कहानी जो है, इसका नाम जो है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ जैक विल्टन, इसका सबटाइटल है। तो ये ना पता है किसके बारे में? ये अर्लीस्ट जो है वो नॉवल का, पिकारस्क नॉवल का मॉडल है, पिकारस्क नॉवल का। जैसे ट्रायलस एंड क्रेसिडा जो है, जो चौसर की पोयम है, वो उसको माना जाता है नॉवल इन वर्स, अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ नॉवल इन वर्स। तो ये सारी चीजें भाई देखो, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ने से आती हैं।
विच यूनिवर्सिटी विट एस्टैब्लिश द रिवेंज प्ले ट्रेडिशन, जिन्होंने, हालांकि वो तो यूनिवर्सिटी विट थे भी नहीं, एंड दैट वाज किड, स्पेनिश ट्रेजेडी या हियर निमो इज मैड अगेन। तो मैंने अभी यहाँ तक करा दिया। वैसे 50 क्वेश्चन है, आपको अच्छे लगा अगर आज का सेशन, तो मैं और आगे करा दूंगी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि भाई मैं छोटा सा सेशन लेके आप लोगों की राय जान लूँ, फिर आगे बढ़ूँ, फिर 50 क्वेश्चन और करा दूंगी इस पे, तो हो जाएगा, आपका भी अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा।